हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 69। डेट है आपकी 24 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपके इतिहास के पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन है, जिसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, 3 और 5 मार्क्स के, और एक आपका स्रोत दिया गया है। पहले हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, फिर स्रोत पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो वहाँ पर लोगों के बीच में सामूहिक पहचान किस तरह से फैलाई गई थी, किस तरह से पैदा की गई थी। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा घोषित किया गया। तो वहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज रखी गई ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। एक समान कानून व्यवस्था को लागू किया गया, सभी के लिए एक ही तरह की कानून व्यवस्था बनाई गई। एक समान नाप तोल के पैमाने तथा कर व्यवस्था अपनाई गई। इसके अलावा एक नया झंडा अपनाया उन लोगों ने, ठीक है, ताकि उनकी जो सामूहिक पहचान है उसकी भावना को बढ़ावा मिल सके। भूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो नेपोलियन द्वारा जो प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए गए थे या जो भी उसने चेंजेस किए थे, आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे कि उसने प्रशासनिक तंत्र को अधिक तर्कसंगत और प्रभावी बनाया पहले के मुकाबले। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। सभी के लिए सबसे अच्छा कानून जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था वो कि सभी लोग कानून के समक्ष समान है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया उसने कि जिसकी जो संपत्ति होगी उसका उस पर अधिकार होगा, ठीक है। थर्ड है आपका कि उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया तथा एक समान कर व्यवस्था लागू की। 1804 में नागरिक संहिता बनाई गई, एक देश एक कानून की स्थापना की गई। तो 1804 में जो नागरिक संहिता बनाई गई थी उसमें एक देश की बात की गई थी, एक कानून की बात की गई थी। सामंती व्यवस्था, जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया, जो बिचौलिए लोग होते थे उनको ख़त्म कर दिया गया, और जन्म पर आधारित विशेषाधिकार ख़त्म कर दिया। और जन्म से ही जो विशेषाधिकार बहुत से लोगों को प्राप्त हो जाते थे, जैसे बहुत से जो लोग थे उनको कर नहीं देना पड़ता था, या समाज में और भी बहुत सी चीज़ें थी जिससे उनको छूट मिल जाती थी, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में नेपोलियन द्वारा कई सुधार किए गए, ठीक है। तो यातायात में, संचार व्यवस्थाओं में, इसके अलावा डाक व्यवस्थाओं में भी नेपोलियन ने बहुत से चेंजेस किए थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यूरोप के राष्ट्र के विचार में संस्कृति की जो भूमिका रही थी आपको उसके बारे में लिखना है कि राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक जुड़ाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसमें सबसे पहले आप लोक संस्कृति का पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रचलित और प्रसारित किया गया। तो क्योंकि कहीं ना कहीं काव्यों के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं अपनी कंट्री से, ठीक है। इसीलिए लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रचारित और प्रसारित किया गया था। अगर हम भाषा की बात करें तो पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉलिश भाषा और रूसी भाषा प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। संगीत, कैरोल पॉलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपरा संगीत गुणगान किया। तो संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, भाषा के द्वारा, जितनी भी मतलब लोक संस्कृति थी वहाँ की, सबके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी, ठीक है। जो लोग थे वो कहीं ना कहीं संस्कृति से, भाषा से और संगीत से जुड़े हुए थे। फिर क्वेश्चन 4 है आपका, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि जर्मनी की एकीकरण की आपकी क्या प्रक्रिया थी। जैसे जर्मनी जो अलग अलग भागों में से विभाजित था उसको एक कर दिया गया था,
ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी। आप फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में किया गया, जो कि असफल रहा था। तो पहला प्रयास जब जर्मनी के एकीकरण के लिए किया गया था तो वो असफल रहा था। जर्मनी का मुख्यमंत्री जर्मन एकीकरण का सूत्रधार था। प्रशिया ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया 1871 में पूर्ण हुई तथा पर्शिया केसर विलियम प्रथम ने जर्मनी के शासक बने। और जर्मनी के जो 1871 में पर्शिया केसर जो थे विलियम प्रथम वो ही जर्मनी के शासक बने थे उसके एकीकरण के बाद। उसके बाद आपको इटली के एकीकरण के बारे में लिखना है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो अगर हम शुरुआत की बात करें, इटली जो था वो आपके 7 भागों में विभाजित था, ठीक है, और उन पार्ट्स को एक करके उसका एकीकरण किया गया था। इटली के एकीकरण का प्रथम प्रयास मैजनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मैजनी जिसने सबसे पहले प्रयास किया था इटली के एकीकरण का। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट के मुख्यमंत्री कावूर और गैरिबाल्डी की प्रमुख भूमिका थी। सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में 1859 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर एकीकरण की बड़ी बाधा दूर की। 5th पॉइंट आप लिखेंगे, 1861 में सिसिली के विलय के साथ इटली का एकीकरण पूरा हुआ तथा विक्टर इमैनुअल इटली के सम्राट घोषित किए गए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रयास मैजनी के द्वारा किया गया था और 1861 में सिसिली के विलय के बाद जो इटली का एकीकरण था वो कंप्लीट हुआ और जो विक्टर इमैनुअल थे वो इटली के सम्राट घोषित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा कीजिए। आंसर होगा आपका कि ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया जर्मनी और इटली से काफ़ी अलग थी। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन की जगह 4 स्वतंत्र राष्ट्र इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड थे। 1688 में ब्रिटेन ने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। 1688 में ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना होती है और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ और स्कॉटलैंड तथा वेल्स इसका हिस्सा बने और इसके बाद ही 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक ब्रिटेन में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 है आपका कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर प्रभाव पड़ा था। सेकंड पॉइंट मध्यम वर्ग का उदय। जो मध्यम वर्ग था वो समाज के बाकी वर्ग के लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था, तो इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाषा तथा संस्कृति, इसके अलावा दार्शनिकों के जो विचार थे वो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। और नेपोलियन की भूमिका, नेपोलियन ने कई सारे प्रशासनिक सुधार किए, बहुत सारे चेंजेस किए, अपनी संहिता लागू की, ठीक है। क्वेश्चन 8 है आपका कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी लोग समानता स्थापित की गई, यानी कानून के सामने सभी लोग समान थे। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, यानी जो निजी संपत्ति हुआ करती थी लोगों की अपनी संपत्ति, उसके अधिकार को सुरक्षित किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो बिचौलिए हुआ करते थे उनकी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। किसानों को बेकार और बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया गया। पहले किसानों को बहुत ही कम पैसे पर या मतलब बिना पैसों के काम करवाया जाता था। इसके अलावा बहुत से जो मजदूर थे उनको बंधुआ बना के रखा जाता था, इस व्यवस्था को ख़त्म किया गया। गिल्ड जो कि व्यापारियों का आपका संघ होता था, उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे इसे भी ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन 9 है आपका कि 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था, तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका कि 1830 के दशक में यूरोप की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से वहाँ की बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती गई। औद्योगिक विकास के कारण लघु उद्योग बर्बाद हो गए और औद्योगिक विकास इतने ज़्यादा हो रहे थे, इतने ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही थी कि जो छोटे छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे, वो ख़त्म हो गए। यूरोप के कई हिस्से को अनाज की कमी का भी सामना करना पड़ा और यूरोप के बहुत से जो हिस्से थे वहाँ पर अनाज तक की कमी हो गई थी। क्वेश्चन 10 है आपका, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका कि 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय राष्ट्र को नारी रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस काल्पनिक रूपों को
रूपकों को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक दर्शाया गया। इससे यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। फोर्थ पॉइंट होगा आपका कि जर्मनी में जर्मेनिया, आपने देखा होगा अपनी बुक में, और फ्रांस में मारियान राष्ट्र की रूपक थी। ठीक है, उसके बाद आपका स्रोत दिया गया है, पहले हम स्रोत पढ़ते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक थे एक आपके अंसर्ट रेनन। उन्होंने 1882 में सोरबॉन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया, यानी वो राष्ट्र के बारे में अपनी समझ बताते हैं, लिखते हैं। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था आपका क्वेस्ट क्यू नेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र भाषा, नस्ल, माम या देश से बनता है। तो जो रेनन थे वो इस बात से नकारते हैं कि कोई भी राष्ट्र समान भाषा या फिर नस्ल या फिर माम या क्षेत्र से बनता है। उनका कहना था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तो वो मानते थे कि जो एक राष्ट्र बनता है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे प्रयासों की वजह से, कुछ लोगों के त्याग की वजह से, लोगों की निष्ठा की वजह से बनता है। जैसे आप अपने ही देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे देश को बनने में, यानी पूरा आज हम जो भारत देखते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा प्रोसेस था। इसमें बहुत से लोगों की जानें गई इसको आज़ादी दिलाने में, एक राष्ट्र बनाने में। ठीक है, बहुत से लोगों की निष्ठा का चरम बिंदु है ये कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही कुछ रेनन का मानना भी था। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर एक महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जनसमूह होने की, यह सबसे ज़रूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। तो वो मानते थे रेनन कि जो राष्ट्र होता है वो एक बड़ी और व्यापक, कहीं ना कहीं एकता का समूह होता है, जिसमें सभी लोगों की जो विचार होती हैं, जो इच्छा होती है, जो संकल्प होता है, वो अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का होता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। तो वो मानते हैं अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक कानून होता और एक मालिक होता तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता है वो खो जाती, उसका लोप हो जाता। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक तथा इतिहासकार था। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है। तो राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होती है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। राष्ट्र को आपको अपने शब्दों में, कि आप क्या सोचते हैं राष्ट्र के बारे में। जैसा कि हमने रेनन के विचार को भी पढ़ा, तो आपको अपने विचार लिखना है। तो राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को कहते हैं, ऐसा समूह जिसका इतिहास, परंपरा और पूर्वज जो होते हैं वो साझे होते हैं, यानी कि एक होते हैं। ठीक है।